ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी। ये कहानी है एक पिता और बेटी की, जिनके रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उस प्यार को परखने का हर मौका दिया और इसी संघर्ष से जन्म ली ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी की कहानी। मोहन थका हारा हाथ में एक पुराना टिफिन लिए घर में दाखिल होता है और रिया अपने पापा को गुस्से से देख रही थी। हद होती है पापा, आप आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? रोज तो 8 बजे तक आ जाते हैं, आज तो रात के 11 बज गए। आपको पता है मैं कितनी बेचैन थी। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों इतनी चिंता करती है? मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे रात के 11 बजे आऊं या 2 बजे। मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें मत बनाइए आप। अच्छा बाबा, माफ कर दे। देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। वो टिफिन खोलता है। अंदर बिरयानी भरी होती है। ऊपर से तले हुए प्याज और हरे धनिये की खुशबू उड़ती है। तुझको पसंद है ना मेरे हाथ की चिकन बिरयानी? मैंने खाना खा लिया। मुझे पता है, तू मेरे बिना एक निवाला भी नहीं खा सकती। चल अब गुस्सा छोड़, जल्दी से प्लेट निकाल। रिया और मोहन की यही नोकझोंक हर दिन का हिस्सा थी। मोहन के लिए बेटी का मुस्कुराना ही सबसे बड़ी कमाई थी और रिया के लिए पिता का हाथ का बना ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी सबसे बड़ा स्वाद। धीरे धीरे रिया भी अपने पिता के हाथ का स्वाद सीखने लगी थी। वो रसोई में उनके साथ बैठकर मसालों की खुशबू पहचानती। पापा, ये चिकन में लाल मिर्च कितनी डालते हैं? बस उतनी जितनी जिंदगी में जोश चाहिए। अगले दिन मोहन चिकन बिरयानी बना रहा है और लोग उसकी दुकान पर बैठे अरे हैं। मोहन भैया, 6 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, अब कुछ खिला दो। तुम्हारी बिरयानी के बिना सफर अधूरा लगता है। तुम्हारे हाथ की चिकन बिरयानी खाकर थकान ऐसे उतरती है जैसे नींद में गिर जाएं। मोहन अपने पुराने तवे और भगोने में लग जाता है। तेल की छनछनाहट, मसालों की महक और चिकन की सुगंध से पूरा ढाबा महक उठता है। 10 मिनट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तैयार। साथ में देता है नींबू पानी और प्याज की सलाद। वाह मोहन भैया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अगर कोई औरत होती ना तो पक्के तुम्हारे हाथों से शादी कर लेती। सभी हंस पड़ते हैं। मोहन भी मुस्कुरा देता है। यही उसकी असली खुशी थी। शाम ढलती है। मोहन ढाबा बंद करके बची हुई चिकन बिरयानी पैक करता है और घर की ओर निकलता है। अचानक एक तेज गाड़ी उसकी साइकिल से टकरा जाती है। सड़क पर टिफिन बिखर जाता है और साथ में बिरयानी की खुशबू भी। किस्मत से उसकी जान बच जाती है, लेकिन पैर टूट जाता है। देखिए, इनके पैर में फ्रैक्चर है। उम्र के कारण हड्डी जुड़ने में वक्त लगेगा। कम से कम 3-4 महीने इन्हें बेड रेस्ट पर रहना होगा। मैंने कहा था ना पापा, समय से घर आया करो, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। ये देखिए नतीजा। अरे बेटी, तू रो मत। बस ये सोच कि अब तू मेरे हाथ की बिरयानी बनाना सीखेगी। रिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आंखों में आंसू अब भी झिलमिला रहे थे। वो फल काटकर पिता को खिलाती है। 2 दिन बाद मोहन डिस्चार्ज हो जाता है। समय गुजरने लगता है। मोहन बिस्तर पर है और घर की बचत धीरे धीरे खत्म हो रही है। रिया चिंता में डूबी रहती है। अब खर्च कैसे चलेगा? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी सहेली सोनाली आती है। पापा का एक्सीडेंट हो गया है सोनाली, और अब घर में पैसों की कमी हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। तेरे पापा ने तुझे जो हुनर सिखाया है उसी का इस्तेमाल कर। मतलब ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी। तू अपने पापा के हाथ का स्वाद जानती है। अब वही काम खुद शुरू कर। तेरे पास तो चिकन भी घर में है। पापा के दोस्त की पोल्ट्री फार्म से मिल जाएगा उधार में। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी चमक लौटती है। सोनाली के शब्दों में उम्मीद थी। धूप अब जरा ढल चुकी थी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग था। हवा में बिरयानी की खुशबू घुली हुई थी। वही खुशबू जो भूख नहीं, यादें जगाती है। रसोई के कोने में बैठी रिया आज भी बर्तन समेट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। कुछ बदल चुका था। देख रिया,
दाने टूटने नहीं चाहिए, वरना सुगंध चली जाएगी। हाँ चाची, अब सीख गई हूँ मैं। अब तो हाथ से खुशबू भी पहचानने लगी हूँ। पहले जो लड़की डर के साए में पकाती थी, अब वही आत्मविश्वास से भरी नजर आती थी। चिकन बिरयानी अब उसके लिए जिम्मेदारी नहीं, इज्जत बन चुकी थी। दरवाजे पर मोहन, उसके पिता, खड़ा है। धूप में तपे चेहरे पर थकान और आंखों में अपनेपन की चमक। हाथ में पुराना थैला जिसमें होटल के कुछ बिल और पुरानी रसीदें भरी हैं। क्या बना रही है बेटी? आपका पसंदीदा चिकन बिरयानी, आज खुद अपने हाथों से बनाई है। खुशबू तो ढाबे वाली आ रही है, पर देखते हैं स्वाद में क्या है। रिया की सांसें जैसे थम गईं। उसे लगा ये पल उसकी दुनिया तय कर देगा। पिता की एक मुस्कान उसके सारे डर मिटा देगी। अरे, ये तो मेरी रिया नहीं, कोई शेफ लग रही है। शाम को वही बिरयानी ढाबे पर भी बनाई जाती है। पुराने ढाबे की दीवारों पर धुएं की परत है और बाहर टिमटिमाते बल्ब लटक रहे हैं। ग्राहक बैठे हैं, कोई तंदूरी ऑर्डर दे रहा है, कोई बिरयानी। कभी जिस ढाबे में लोग सिर्फ खाना खाने आते थे, अब वहां लोग रिया की बिरयानी का नाम लेने लगे थे। भाई साहब, किसने बनाई ये बिरयानी? मेरी बेटी ने। ग्राहक ताली बजाता है और बाकी लोग भी मुस्कुरा देते हैं। रिया काउंटर के पीछे खड़ी है, पर उसकी आंखें चमक रही हैं। उसे अब अपनी जगह मिल चुकी है। रात गहराने लगी थी। ढाबा अब खाली हो चुका था। रिया स्टोव के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां अब भी बिरयानी की खुशबू में डूबी थीं। राघव उसके पास आता है। तूने मेरी इज्जत रख ली बेटी, अब मुझे डर नहीं लगता इस काम से। अब ये सिर्फ मेरा ढाबा नहीं, हमारा घर है। और अब मुझे भी डर नहीं पापा। पहले सोचती थी खाना बनाना बस पेट भरने की चीज है, अब समझ में आया ये किसी की यादें भर देता है। उस रात ना किसी ने शोहरत की बात की, ना पैसे की। बस एक पिता और बेटी ने अपने हिस्से की जीत बांट ली, एक बिरयानी की खुशबू में। नाम तो बड़ा रख लिया, अब स्वाद बनाए रखना। नाम तो आपके आशीर्वाद से रखा है चाची, स्वाद तो माँ की दुआओं से रहेगा। कभी किसी और की रसोई में डर डर कर खाना बनाने वाली लड़की आज अपने नाम का बोर्ड टांग रही थी। यही तो असली स्वाद है जिंदगी का, संघर्ष से सीखी हुई मिठास। अब कोई नहीं कहेगा कि बेटियां सिर्फ रसोई के लिए होती हैं। अब सब कहेंगे ये बिरयानी रिया की है। और यूं चिकन बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं रही, वो बन गई पिता पुत्री की कहानी। मेहनत, प्यार और पहचान की खुशबू से लिपटी हुई। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते गोविंद दूर निकल गया। तभी अचानक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा। डरकर वो पास की एक गुफा में छिप गया। हे भगवान, आज तो जान बच गई। पर ये कैसी गुफा है? गुफा में एक चमकदार टोकरी रखी है। ये टोकरी यहाँ क्या कर रही है? घर ले जाऊंगा, सामान रखने के काम आएगी। जैसे ही वो टोकरी उठाता है, गुफा में आवाज गूंजती है, रुको, इसे मत छुओ। अचानक पीछे से एक जिन्न आता है और गोविंद डर जाता है। कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं यहाँ बस छिपने आया था। मुझे नहीं पता था ये आपकी जगह है। डरो मत, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए तुम इस गुफा में आ सके। ये टोकरी जादुई है, अब ये तुम्हारी है। पर याद रखना, इसमें जो वस्तु डालोगे वही वस्तु बार बार मिलेगी। पर अगर लालच किया तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। गोविंद घर की ओर जाने लगता है, टोकरी को देखता देखता। क्या लाए हो ये? जादुई टोकरी। गोविंद ने सारी कहानी ललिता को बताई। तो अब क्या डालेंगे इसमें? याद है वो चंदन की लकड़ी जो मैंने जंगल से लाकर दी थी, वही डालते हैं। दोनों लकड़ी डालते हैं और टोकरी से कई चंदन की लकड़ियां निकल आती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। उस पल गोविंद और ललिता की जिंदगी बदल रही। अब उनके पास गरीबी मिटाने की चाबी थी। ये देखिए गोविंद जी, अब तो हमारे पास इतनी लकड़ियां हैं कि साल भर का खर्च निकल आएगा। हाँ ललिता, पर मैं सोच रहा हूँ इन लकड़ियों को बेच दूं और उससे कुछ नया काम शुरू करूं। अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करें। गोविंद उस दिन कई गठरियों में चंदन की लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। लकड़ी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई।
अरे वाह, इतनी बढ़िया चंदन की लकड़ी, ये तो बहुत कीमती है। हाँ भैया, ये मेरे जंगल से मिली है। आप जितना ठीक समझें भाव दे दीजिए। लोग लकड़ियां खरीदने के लिए टूट पड़े। कुछ ही घंटों में गोविंद की सारी लकड़ियां बिक गईं। जब उसने पैसे गिने तो वो देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। इतना पैसा उसने पहले कभी एक साथ नहीं देखा था। ललिता, देखो, ये सारे पैसे आज बाजार से लाया हूँ। अब बच्चों की फीस भर दो और जो भी उधारी है सब चुका दो। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी झोपड़ी में इतनी खुशियाँ आएंगी। उस रात गोविंद, ललिता और उनके बच्चे पहली बार चैन की नींद सोए। सुबह गोविंद की नजर फिर उस जादुई टोकरी पर पड़ी। उसके मन में एक ख्याल आया। अगर ये टोकरी मेरे लिए वरदान बन सकती है तो क्यों ना इससे और लोगों की भी मदद करूं। ललिता, अब मैं सोच रहा हूं कि गांव के बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ लूं। सेठ महिपाल के यहाँ वो सब बहुत दुख झेल। आप जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है गोविंद। अगर आप सबका भला करेंगे तो ईश्वर और भी बरकत देगा। गोविंद सेठ महिपाल के गोदाम की तरफ चला। वो अब मजदूर नहीं बल्कि एक बदल चुके इंसान की तरह चल रहा था, आत्मविश्वास से भरा। अरे गोविंद भाई, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हरिया, अब हम सबको किसी लालची सेठ के नीचे काम करने की जरूरत नहीं। मैंने चंदन की लकड़ियों का छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अगर तुम सब साथ चलो तो हम सब मिलकर काम करेंगे। बराबर मेहनत, बराबर हिस्सा। हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद। सेठ महिपाल बदले की आग में जल रहा था और सोच रहा था कि गोविंद के पास इतने पैसे कहां से आए। ये गोविंद कल तक मेरा नौकर था और आज गांव का बड़ा व्यापारी बन गया। लोग मुझसे लकड़ी खरीदने आते थे, अब उसी के दरवाजे जा रही हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम निशान मिट जाएगा। महिपाल की आंखों में लालच नहीं, अब बदले की आग जल रही थी। मुझे इससे बदला लेना ही होगा, कोई भी तरीका अपनाना पड़े। लेकिन गोविंद फिर वहीं लौटेगा जहां से आया था, गरीबी में। गोविंद का नया गोदाम अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। हर दिन नई लकड़ियां, खुश मजदूर और ईमानदारी से भरा माहौल। गोविंद भाई, आज तो 3 बड़े व्यापारी आने वाले हैं लकड़ी खरीदने। अब तो गांव में आपकी चर्चा ही चर्चा है। हरिया, ये सब उस जादुई टोकरी और हमारे परिश्रम का फल है। बस ध्यान रहे, कभी लालच हमारे दिल में ना आए। सुनो मंगू, गोविंद के गोदाम के पीछे के रास्ते से जाओ। रात में वहां कुछ लकड़ियों में आग लगा देना, ऐसा लगे कि किसी की गलती से आग लगी हो। सुबह तक उसका सारा स्टॉक जल जाएगा और उसका सारा नाम मिट जाएगा। सेठ जी, अगर किसी ने पकड़ लिया तो? पकड़े जाने का सवाल ही नहीं। कह देना कि गोविंद ने खुद बीमा के पैसे पाने के लिए आग लगाई। महिपाल की चाल अब गांव की शांति को तोड़ने वाली थी। रात के सन्नाटे में अचानक गोविंद के गोदाम से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ निगल लिया, लकड़ियां, दुकान और मेहनत का महीनों का फल। पानी लाओ जल्दी, पूरा गोदाम जल गया। गोविंद जी, सब ठीक तो है ना? बच्चे भी बाहर आ गए हैं। गांव के लोग मदद को दौड़े, लेकिन जब तक आग बुझी, गोविंद का सारा माल राख बन चुका था। सुबह गांव में अफवाह फैल गई। गोविंद ने खुद आग लगाई ताकि बीमा का पैसा मिल सके। मुझे तो बहुत दुख हुआ सुनकर, पर भाई लोगों, सुना है कि उसने कुछ गलत कागजात बनवाए थे ताकि आग लगाकर मुआवजा ले सके। क्या ये सच है? गोविंद ऐसा कर सकता है? महिपाल की साजिश काम कर रही थी। गांव के वही लोग जो कभी गोविंद की ईमानदारी की मिसाल देते थे, अब उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे थे। अब क्या करेंगे गोविंद जी? लोग बातें बना रहे हैं, काम भी चला गया। ललिता, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अगर मेरी ईमानदारी पर कोई शक करेगा तो मैं उसे साफ करके दिखाऊंगा। और जहां तक आग का सवाल है, जिस टोकरी ने हमें दिया है वही हमें फिर से उठने की ताकत देगी। गोविंद टूट तो गया था मगर हारा नहीं। उसके पास थी मेहनत, विश्वास और वो जादुई टोकरी जो अब फिर से एक चमत्कार करने वाली थी। रात गहरी थी,
घर के कोने में बैठा गोविंद राख के ढेर को निहार रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस विश्वास था कि भगवान कभी अन्याय नहीं होने देंगे। गांव वाले अब बात भी नहीं करते। मेला में लोग हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं गोविंद जी। सच्चाई को देर लगती है, पर वो सामने जरूर आती है ललिता। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे सब कुछ फिर से बनाना पड़े। वो जादुई टोकरी की ओर देखता है और धीरे से उसके पास जाता है। तुमने हमें गरीबी से उठाया था, क्या अब भी कोई रास्ता दिखाओगी? वो वही टोकरी थी जिसने कभी गोविंद को समृद्धि दी थी। अब उसी से नई उम्मीद की किरण झलक रही थी। अरे ये क्या, लकड़ी नहीं, ये तो किसी पत्थर जैसा है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो थी सच्चाई की लकड़ी जो केवल ईमानदार इंसान के हाथ में सोना बनती थी। शायद यही मेरी परीक्षा थी। अब ये राख नहीं, मेरी मेहनत का नया आरंभ है। गोविंद सोचता है कि कल सुबह वो इस पत्थर को पंडित जी को दिखाएगा और पता लगाएगा कि ये पत्थर क्या है। गोविंद, ये तो चमत्कार है। जहां आग ने सब नष्ट किया, वहीं से ये सोने जैसा टुकड़ा निकला। यही साबित करता है कि तूने कोई गलत काम नहीं किया। पंडित जी ने सारे गांव वाले को बुलाया मंदिर के बाहर। महिपाल ने झूठ फैलाया था। गोदाम की आग में गोविंद का सारा माल जल गया, लेकिन राख में ये दिव्य लकड़ी मिली जो केवल सच्चे दिल वाले को ही मिलती है। हमें गलती हुई, हमने गोविंद पर शक किया। सच में भगवान सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस गांव ने कल गोविंद को झूठा कहा था, वही आज उसकी सच्चाई के आगे सिर झुका रहा था। हरिया तुरंत दौड़कर जाता है और पंचायत और गांव वाले लोगों को बुलाता है। सेठ महिपाल, तूने अपनी दौलत के नशे में एक मेहनती आदमी को बदनाम किया। अब तुझे गांव छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। झूठ की नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई का एक कदम उसे गिरा देता है। देखिए गोविंद जी, गांव वाले फिर से मदद कर रहे हैं। सब मिलकर नया गोदाम बना रहे हैं। अब ये सिर्फ मेरा नहीं, गांव का गोदाम है जिसे सच्चाई और मेहनत से खड़ा किया गया है। दिन बीतते गए, गोविंद का गोदाम फिर से चल पड़ा था। लोग फिर से खुश थे, पर उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। वो टोकरी आखिर कहाँ से आई थी? गोविंद जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्यों बार बार उस टोकरी को देखकर सोचते रहते हैं? ललिता, यही तो बात है। जिस टोकरी ने हमें सब दिया, मैं उसका सच जानना चाहता हूँ। कहीं वो किसी गरीब की थी या किसी संत की देन। अगर मन में सवाल है तो जवाब ढूंढ लीजिए, भगवान शायद रास्ता दिखा देंगे। गोविंद अपने गांव से बाहर निकल पड़ा, उस रास्ते पर जहां कभी उसने लकड़ियां बेची थीं। वो चल रहा था सच्चाई की तलाश में। अगर ये सच में भगवान की देन है, तो कोई तो मिलेगा जो इसका मतलब बताए। प्रणाम बाबा, मैं गोविंद हूँ। ये टोकरी मेरे जीवन में चमत्कार लाई, पर मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या? बेटा, टोकरी जादुई नहीं है। जादू तो तेरी मेहनत और सच्चाई में है। पर बाबा, जब जब मैंने उम्मीद खोई, इस टोकरी से चमत्कार हुआ। वो इसलिए बेटा, क्योंकि तूने हमेशा सच्चे मन से मेहनत की। ये टोकरी बस तेरी आस्था की निशानी है। जब तू इसे देखता है, तू खुद पर भरोसा करने लगता है, और वही भरोसा चमत्कार बन जाता है। गोविंद समझ चुका था, जादू किसी वस्तु में नहीं, हमारे विश्वास में होता है। अगर किसी की मदद की जाए तो वही असली जादू है। अब गोविंद सिर्फ लकड़ी का व्यापारी नहीं, बल्कि गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। वो हर गरीब परिवार को मुफ्त में लकड़ी देता। किसी का घर जलता देख अब उसे सबसे पहले गोविंद नजर आता। देखिए, अब हमारा घर सच में खुशियों से भर गया है। हाँ ललिता, और अब मैं समझ गया हूँ, जिस दिन इंसान सच्चाई और मेहनत छोड़ देता है, उसी दिन उसका असली जादू खो जाता है। अब मुझे किसी जादू की नहीं, बस खुद पर भरोसे की जरूरत है। गोविंद की जिंदगी ने सिखा दिया, सच्ची ताकत किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई में होती है। और जब इंसान अपने विश्वास से मेहनत करता है, तो हर टोकरी जादुई बन जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।